आजादी की पूरी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर अंग्रेजों के जाने तक क्या क्या हुआ, हम कैसे गुलाम बने और कैसे मिली आजादी। पूरा देश 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इन 76 वर्षों की कहानी तो हम और आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आजादी से पहले की कहानी बहुत उलझती जा रही है। खासकर जब कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत है। महापुरुषों की प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करती हुई यह पार्टियां भी आजादी की कहानी को उलझा देती है। इस वजह से इतिहास की सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती है। युवाओं की जानकारी भी कुछ नामों पर जाकर टिक जाती है। आजादी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी जरूरी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाजत मिली, तब तक भारत में फ्रेंच, पुर्तगाली और डच कब्जा जमा चुके थे। भारत में सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यूरोप जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। वहां पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया। फिर मुगल शासक जहांगीर से रिश्तों को मजबूती दी। यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनके राजनीतिक मामलों में दखल शुरू किया, ताकत भी बढ़ाते रहे। कंपनी ने मुगल से टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे और वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्तियों पर कब्जा जमा लिया, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तब कंपनी का एक और गढ़ था मद्रास, आज का चेन्नई। वहां से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 में सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हो गई। जल्द ही कंपनी को लगने लगा कि कठपुतली नवाब काम नहीं आएंगे, सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। तब 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी ने रियासत अपने हाथ में ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी कंपनी बहादुर अस्तित्व में आया। वहीं अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां तब भी थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी, सेना को आधुनिक बना लिया था। वहीं मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहते थे। कंपनी ने टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टनम की जंग में मारे गए। इसी तरह पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बटा था। 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा के पुणे से लाकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया। इसी बीच पंजाब बड़ी चुनौती बन रहा था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालत बदल गया। 2 लड़ाइयां और हुई और 10 साल बाद पंजाब पर अंग्रेज काबिज हो गए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी विलय नीति लेकर आए। जिस शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। इस आधार पर सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। इसने 1857 की क्रांति की बीज बोई। वहीं सीताराम पांडे ने फोम सिपोय टू सूबेदार संकरण में लिखा है कि यह सबको लग रहा था कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते। नाराजगी तो थी, लेकिन जब यह खबर आई तो नई बंदूक के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेख है, तो कंपनी में सिपाही भड़क गए। वहीं 1857 में मेरठ में सिपाही विरोध के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। वहां से उठी चिंगारी ने झांसी, अपर दिल्ली, बिहार में क्रांति को हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब आदि ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी।
अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था। वही कंपनी ने जब लंदन से फौज बुलाई सितंबर 1857 में, दिल्ली में फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। मार्च 1858 में लखनऊ, जून 1858 में झांसी पर अंग्रेज फिर हावी हुए। वही ब्रिटिश शासन ने कानून पारित किया और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से महारानी के हाथ पर चली गई। दिसंबर 1895 में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ब्रिटिश शासन और भारत की सिविल सोसाइटी में समन्वय की भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। इसका उद्देश्य आजादी की लड़ाई लड़ना नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन में अपनी भूमिका निभाना था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कोलकाता में, महादेव गोविंद रानडे पूना में सक्रिय हुए। प्रार्थना समाज, आर्य समाज जैसे संगठन सक्रिय हुए। इसी दौरान 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग ने आकार लिया। यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन ही आगे राष्ट्रवादी चेतना की प्रेरणा बनी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इससे बंगाल भड़क उठा। कांग्रेस नेतृत्व में इसे बांटो और राज करो की क्रांति बनी। बंगाल से उठी राष्ट्रवाद की प्रचंड धारा से वंदे मातरम कांग्रेस का राष्ट्रीय गीत बना। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के लिए इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था। वहीं बंगाल में कलकत्ता समेत सभी इलाकों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे देश में बग बग आंदोलन की चिंगारी पहुंच गई। यह आग पुनः मद्रास और बम्बई में भी फैली। अंग्रेजी पढ़ाई का विरोध हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1910 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वहीं ब्रिटेन में भी हालत बदल रही है और 1906 में लिबर पार्टी ने चुनाव जीते और भारत को देखने का नजरिया बदला। कम से कम दिखाया तो ऐसा ही वॉरेस लॉय, लॉर्ड मीटो और भारत के लिए मंत्री जॉन मोली ने सुधार लागू किए। भारतीयों को राजनीति और शासन में हिस्सेदारी दी गई। 1910 में सुप्रीम काउंसिल में भारतीय सदस्य बढ़े। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता उससे जुड़े। उन्होंने इस पर कहा था कि इससे पहले तक वे बाहर से हमला करते रहे, लेकिन अब अंदर में हमला भी कर सकेंगे। पर इससे पहले ही 1907 में कांग्रेस दो धड़ों में टूट गई, गरम दल और नरम दल। नरम दल सरकार के साथ रहकर काम करना चाहता था। वहीं गरम दल में लाल पाल बाल की तिकड़ी थी, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया। उन्हें बर्मा की जेल में भेज दिया गया। उसके बाद पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। धीरे धीरे यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। 1928 में लाला लाजपत राय की भी अंग्रेजों की लाठी चार्ज में मौत हो गई। वहीं 1911 में मीटो की जगह लॉर्ड हार्डिंज आए और उन्होंने विभाजित बंगाल को एक कर दिया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बना दिया। राजधानी भी कोलकाता से उठाकर दिल्ली से आई। मुस्लिम लोग की मांग पर परिषदों में कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई। वही मोहनदास करमचंद गांधी
यानी बापू 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। वह नस्ल भेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया था। भारत का दौरा करने के बाद वह चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन से जुड़े। वही 1919 में रोड कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला एकजुट आंदोलन था। आंदोलन के दबाने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने दमनकारी हथकड़ियां बनाई। अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जुटे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी चलाई। इसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों की छुटपुट आंदोलन भी इससे जुटी चली गई। फरवरी 1922 में किसानों ने चोरी चोरा पुलिस थानों को आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महत्वपूर्ण यह भी है कि इसी दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे परस्पर विरोधी विचारों के दल भी बने। उस समय कांग्रेस पूरी तरह से गांधी जी के प्रभाव में थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में पुनः स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। इसी दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव अन्य और किसानों की क्रांति चाहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी भी बनाई गई। लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीबाजी में मौत के घाट उतारने वाले पुलिस अफसर साइस के 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या कर दी। इसके बाद बीके दहत के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने पर्च में लिखा था, उनका मकसद किसी को जान से ले मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 अप्रैल 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर गांधी जी ने 1930 में साबरमती में 224 किलोमीटर दूर स्थित दाड़ी तट पर मार्च किया। उन्होंने अंग्रेजों के नमक पर टैक्स वसूलने वाले कानून पर विरोध किया। इनमें लोगों ने बड़े पैमाने पर एक साथ दिया। यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। भारत में इस स्तर पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ गई थी। तब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। प्रांतों को स्वयं प्राप्त दी गई। 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटिश की मदद करना चाहते थे, लेकिन बदले में भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो का नारा दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को पसीना आ गया। कई इलाकों में तो लोग ने अपनी सरकार तक बना ली थी। हालांकि इस समय तक महात्मा गांधी की कांग्रेस पर पकड़ कमजोर हो गई थी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस नेताओं से मतभेद उभरने पर पार्टी छोड़ी और 1941 में जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंची। वहां आजाद हिंद फौज बनाई। यह फौज 1944 में इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने में नाकाम हुई। अधिकारी गिरफ्तार हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की। लोग चाहते थे कि उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं थे। दोनों के बीच मतभेद भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कारण है। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता देश बना।